हिंदी साहित्य में आज सुनेंगे सुमति सक्सेना लाल की लिखी हुई कहानी आखिरी घर। सुमति सक्सेना लाल चर्चित लेखिका हैं। उनकी रचनाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और सारिका में प्रकाशित होती रही थीं। लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में लंबे विराम के बाद वे फिर से लेखन में सक्रिय हुई हैं। अब उनकी रचनाएं नियमित रूप से हंस, ज्ञानोदय, कथादेश, समकालीन भारतीय साहित्य और नवनीत जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी आखिरी घर। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। अजब लगता है सोचकर कि किस्मत ने मुझे ज़िंदगी के आखिरी मुहाने पर अपने घर के इतना नज़दीक पहुँचा दिया, फिर भी इतना दूर। थोड़ा सा टहल कर उस घर के आसपास जाने की इच्छा तक नहीं होती। कौन है भला मेरा वहाँ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता कैसी थी बापू की पत्नी, कितने बच्चे थे उनके। जाऊँ उस घर में तो क्या बताऊँ उन सबको कि तुम्हारे बापू मेरे भी बापू थे। ईंट गारे से बने मकान भर को क्या घर पुकारा जा सकता है? सोचती हूँ बगल में अब कौन रहता होगा, ओम प्रकाश या कोई और। क्या करना है मुझे? अब तो कुछ जानने सोचने की इच्छा भी नहीं होती। इसी सड़क पर कोठियों के पीछे बनी गली के उस ओर था हमारा छोटा सा घर। यहीं के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं। उस घर के आंगन और सामने की गली में खेलते कूदते सोचा था कहीं कि थोड़ी ही दूर पर बने इस वृद्धा आश्रम में बीतेंगे मेरी जिंदगी के आखिरी दिन। शाम होती है तो आकर खिड़की पर खड़ी हो जाती हूँ। धुंधलका होने से पहले ही पूरे बाजार की रोशनियाँ जल जाती हैं, इतनी तेज चमक के साथ कि आंखें चौंधियाने लगती हैं। इतने सालों से उजियाले की आदत छूट गई है ना। 55 साल से रोशनी के लिए तरसती रही आंखें। अब चारों तरफ झिलमिल करता इतना उजियाला, इतना शोर। पर अब क्या देखें, क्या सुने? देखा सुना तो सब पीछे छूट गया, आगे के लिए बचा ही क्या है? मेरी भी कैसी किस्मत। मैं तो सारी जिंदगी रास्ते से हटा के फेंकी ही जाती रही। छोटी थी तो बापू ने अपने सुख के लिए मुझे अपने रास्ते से हटाकर फेंक दिया था, उस अंधेरे गांव में। फेंका ही तो था। वो दिन आज भी याद आते हैं तो मन हाहाकार करने लगता है। बापू ने सख्त निगाहों से अम्मा को देखा था। जीजी को कहला दिया था अपने जेठ के लड़के से बिट्टो की बात तय करने को। शनिवार को जा रहा हूँ सब तय करने को। महीने भर के अंदर सब काम निपटा देंगे। अच्छा है तो अपने हाथों से कर दो ये काम। अम्मा एकदम कांप गई थी। कैसी बात कर रहे हो जी? 15 साल की बच्ची, क्या शादी की उम्र है इसकी? फिर वे गवई गांव के लोग। जिज्जी को विदा कराने जाते हो तो दोपहर को पहुंचकर दोपहर में ही वापस हो लेते हो, रात को नहीं रुकना चाहते। तुम ही तो कहते हो कि वहाँ रात को घबराहट होती है, मीलों तक अंधेरा, कहीं कोई रोशनी नहीं दिखती। पर बापू तय कर चुके थे सब कुछ। उन्होंने तेज निगाहों से अम्मा की तरफ, फिर मेरी तरफ देखा था। जैसी इसकी किस्मत, वे कुछ क्षण रुके थे और जैसे इनके कर्म। अम्मा गिड़गिड़ाती रही थीं, छोटी सी लड़की को इतनी बड़ी सजा मत दो जी। मैं वायदा करती हूँ मैं ध्यान रखूँगी उसका, थोड़ा सा भी हील हवाला नहीं होने दूंगी अब। बापू ने सख्त निगाहों से देखा था उन्हें, जैसे पूछ रहे हों कब तक, कितना जीना है भला तुम्हें। उस अनबोले चेहरे को देखकर अम्मा एकदम सकपका गई थी, जैसे बापू का एक एक मौन शब्द सुना हो, जैसे मौत के कगार पर खड़े होने का कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो उन्होंने। उसी सख्त चेहरे को लिए बापू घर में इधर उधर अपने काम निपटाते रहे थे और फिर बाहर चले गए थे। अम्मा देर तक रोती रही थी। देर तक क्या, उन दिनों तो पूरे समय रोती ही रहती थी, एक एक आंख से कई कई धार आंसू। अकेली होती तो बड़बड़ाती, माँ सौती हो तो बाप तो पहले ही सौता हो जाता है। पर तुम्हारे बापू मेरे मरने से पहले ही सौती माँ के देहरी में कदम रखने से पहले ही सौते हो गए। मेरा हाथ पकड़कर उनकी हिचकी बंध जाती। क्या करूँ बेटा, वे जैसे मुझे सफाई देती हों, मुझे बाहों में भर मेरी पीठ सहलाने लगती, जैसे मेरे आने वाले पूरे जीवन के दर्दों को सहला रही हों। मैं जब तक उनकी गोदी में सिर रख देती, मुझसे भूल हो गई अम्मा, मैं जैसे उनसे माफ़ी मांगने लगती।
अम्मा मेरा सिर सहलाती रहती। भूल क्या हुई बेटा, तेरे बापू को तुझसे छुटकारा पाने का मौका मिल गया। मैं कितने दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना ही है। तू ही थी उनके रास्ते की रुकावट, उसे भी हटा दिया उन्होंने। उस दिन अचानक अम्मा की आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ चमकी थी, जैसे डूबता इंसान तिनके का सहारा ढूंढता हो। तो उसी के साथ चली जा सरस्वती। किसके साथ अम्मा? मैंने उनकी तरफ देखा था। उसी ओम प्रकाश के साथ जिसके साथ तू थी उस दिन छत पर, जिस दिन तेरे बापू ने। मैंने लाचार निगाहों से अम्मा की तरफ देखा था। मैं तो उसको जानती भी नहीं अम्मा, क्या कहूँगी उससे? फिर मेरी तो उससे एक दो बार छत पर ही बात हुई थी, मैं जैसे उन्हें सफाई देती हूँ। उस दिन न जाने क्या हुआ कि वो हमारी छत पर कूद आया। हम उतनी दूर खड़े थे अम्मा। मैंने अपने और दीवार के बीच की दूरी इशारे से दिखाई थी, पर बापू ने कुछ सुना ही नहीं। अम्मा लाचार सी सांस लेकर फिर लेट गई थी, पर शायद अभी भी उन्होंने तिनके का वो सहारा नहीं छोड़ा था। घर के अंदर तक चलने फिरने में लाचार अम्मा को उस दिन मैंने घर के बाहर जाते देखा था। और बापू ने मेरी शादी कर दी थी। विदा से पहले बापू ने बहुत सारे उपदेश दिए थे। इसके अलावा उनके पास देने के लिए और था ही क्या? न प्यार, न ममता, न अपनापन। कहा था, अब वही तुम्हारा घर है, वहीं खुशी ढूंढना, वहाँ वालों से तुम्हारी शिकायत न सुनूं कभी। उनका सख्त चेहरा और सख्त हो गया था। वो थोड़ी देर तक आसपास बैठे लोगों की तरफ देखते रहे थे, जैसे अपनी सूझबूझ पर खुद अपने आप को शाबाशी दे रहे हों। स्वर ऐसा जैसे डांट रहे हों। औरत को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डालो उसी की शक्ल ले लो। मैं चुप रही। वैसे भी क्या बोलती? मन आया था पूछूं। और मर्द को? पत्थर की तरह सख्त, चालाक, मक्कार। जिन अम्मा के साथ 17 साल रहे हैं उनके लिए जरा सी दया ममता नहीं? दिन में दसियों बार उनके साथ खड़ी मौत उनके मुंह पर फेंक कर मारते हैं। कैसे इंसान है ये? अम्मा के पास जीने के लिए बहुत थोड़े से दिन बचे हैं, कौन जाने कुछ घंटे के ही हों बाकी। पर मेरे जाने के बाद वो कैसे जिएंगी इनके साथ अकेले? और ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। बगल के पलंग पर लेटी अम्मा ने अपने कांपते हाथों में मेरा हाथ थाम लिया था। उस पल आखिरी बार अम्मा का हाथ थामा था। विदा होकर उस देहरी से बाहर निकली थी, सो भी आखिरी बार। बापू ने अम्मा के मरे की खबर चिट्ठी से भेजी थी। जाती भी तो किसके लिए? वहाँ तो अम्मा की राख तक बची हुई न मिलती। गांव का ये घर इलाहाबाद वाले हमारे घर से तो बड़ा ही है। सच कहूँ तो काफ़ी बड़ा। आधा कच्चा आधा पक्का बना हुआ। चारों तरफ फैलान है, दूर दूर तक खेत और कच्ची सड़कें। पगडंडियाँ दिखती रहती हैं। घर के बगल में ही बाएं हाथ वाली दीवार से सटा गाय भैंसों का बाड़ा है। जब कभी हवा उधर से चलती है तो गोबर, गंदगी की गंध घर में भर जाती है। वैसे तो इस गंध की धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है। इन जानवरों का कितना काम है। सुबह सुबह दूध दुहा जाता, गोबर उठाते लोग, भैंसों को चारा डालना, भीड़ के भीड़ लोग दूध खरीदने आते हैं। उनकी बातों की खांसने, खखारने और बाल्टियों बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें। थोड़ा शांति हो जाने पर कैनिया में भरकर नौकर दूध बांटने निकल पड़ते। बचे दूध का दही जमता, पनीर बनता और उसमें से घी मट्ठा बिलोया जाता। आदमी उन्हें पास के शहर में बेचने ले जाते। ये जीवन मेरे लिए बिल्कुल नया है। जानवरों का काम मुझे नहीं करना पड़ता, सब कुछ अम्मा, लाला, बुआ, फूफा संभालते हैं। फिर भी उतना काम, उतना फैलाव देखकर ही घबराहट होने लगती है। फिर घर के अंदर भी दूध दही का थोड़ा बहुत तो देखना समेटना हो ही जाता है। कितने दिन हो गए हैं यहाँ आए। धीरे धीरे शायद यहाँ रहने की आदत पड़ रही है। सच कहूँ तो सुबह सवेरे कभी कभी अच्छा ही लगता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, गाय भैंसों के रंभाने की आवाज़ें, उनकी खनकती हुई घंटियाँ, खेतों के पार से उगता हुआ सूरज, लगता जैसे अपने ही घर में उतर आया हो। पर शाम होने लगती तो मन बुझने लगता। अब थोड़ी देर में रात उतरेगी घर पर, अंधेरा होगा। फिर अंधेरे से मुझे डर लगता है, और भी बहुत सी चीज़ों से।
उस दिन आधी रात को गाय भैंसों के तेज तेज रंभाने की आवाज़ें अचानक आने लगी थीं। घर में सब लोग उठकर बैठ गए थे। लाला, फूफा, ये और घर के सब मर्द लाठी, डंडा, लालटेन और टॉर्च लेकर बाहर निकल आए थे। लगता है जानवरों के बाड़े में सांप निकल आया है। मैं डर से कांपने लगी थी। फिर उसी रात नहीं, कई रात मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। लगता था कहीं कुछ रेंग रहा है, पर आखिर कब तक न सोती। घर में कोई बुरा नहीं, बापू की तरह कोई डांट कर आंखें तरेर कर भी बात नहीं करता, पर किसी के बुरा ना होने से ज़िंदगी अच्छी थोड़ी हो जाती है। उसके लिए तो और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। सोचती हूँ यहाँ बुआ ना होती तो कैसे रहती। जब भी मौका लगता मैं बुआ के पास लेट जाती। बुआ मुझे अपने सीने से लिपटा लेती और मेरी पीठ सहलाती रहती। जब मेरी आंखों में आंसू भरने लगते तो मेरे माथे पर हाथ रखकर पुचकारती, घर की याद आ रही है बिट्टो। मैं क्या बोलूं, अब वहाँ याद करने के लिए है कौन। अम्मा इस दुनिया में नहीं है। बापू ने सुना है दूसरी शादी कर ली है। उस घर से मेरा नाता अब रह ही क्या गया है भला। फिर भी सिर्फ अम्मा ही नहीं, अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपना स्कूल, वो गली मोहल्ला सब याद आते रहते हैं। मैं और चिपक कर बुआ के सीने से अपना सिर सटा लेती। वे वैसे ही लेटे लेटे मेरा सिर, मेरा माथा सहलाती रहती। अक्सर मन आता कि पूछूं बुआ से कि इलाहाबाद शहर में रहते हुए भी बाबा ने उनकी शादी इस अंधेरे गांव में क्यों कर दी, पर चुप रहती। किसी के जख्म कुरेदने से वैसे भी क्या फ़ायदा भला। फिर डर भी तो लगता है। जानती हूँ कि बुआ के जख्म खुलते ही मेरी अपनी चोट भी तो रिसने लगेगी। वैसे भी बुआ के चेहरे को देखकर कुछ समझ नहीं आता कि वे खुश हैं या दुखी हैं या कुछ भी नहीं। बस उन्होंने उन्हीं हालात में जीने की आदत डाल ली है। सोचती हूँ बाबा और बापू के लिए घर की बेटियां क्या मानुष थी ही नहीं, चाहे जहां उठाकर उन्हें फेंक दिया। सुना है पुराने जमाने में लोग लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। बापू और बाबा से तो अच्छे ही थे वे लोग। कम से कम सपनों के पंख फड़फड़ाने से पहले ही किस्सा खत्म कर देते थे। बस एक क्षण का दर्द, फिर छुटकारा। मैं बुआ को ध्यान से देखती हूँ। वो एकदम देहाती लगती हैं। काफ़ी कुछ वैसा ही पहनावा ओढ़ावा, बात करने का ज़्यादातर वही ढंग। बस कभी कभी उनके शहरातू होने की झलक आ जाती है। बुआ को यहाँ रहते हुए भी तो हो गए हैं कितने साल। मुझे अजब तरह से घबराहट होने लगती। सोचती हूँ जो थोड़ा सा निजपन बचा है मेरे पास, उसे कसकर पकड़ लूँ, सारी उम्र पकड़े रहूँ। और मेरे पास अपना है ही क्या। गांव में रहते कितने साल हो गए, पलट कर शहर देखने के लिए है ही कौन। अम्मा नहीं, कोई भाई नहीं, बहन नहीं। बेटा न होने का गम बाबा, दादी, बापू सभी को था। बस अम्मा ही मुझसे बेटा बेटी दोनों के अरमान पूरा करने के सपने देखती। कहती अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। उनकी आंखों में सपने तैरने लगते। मेरी तरफ प्यार से देखती। हाँ तो डॉक्टर सरस्वती सिंह। हम दोनों हंसते रहते। हम दोनों के सपने एक हो जाते। दिल और दिमाग में सपने पक्षी बनकर अपने पंख फड़फड़ाने लगते, ऊंचे और ऊंचे। सपनों की कोई सीमा थोड़ी होती है। सीमा तो जिंदगी की होती है। कभी कभी तो ये एकदम आकाश से पाताल में गिरा देती है। डॉक्टर सरस्वती सिंह याद करती हूँ तो हुक उठने लगती है। उन सपनों को टूटे तो सालों बीत गए। उन किरचों को कहाँ समेट पाई हूँ अभी तक। वैसे भी सपने और ज़िंदगी कहाँ होते हैं कभी एक। पर सबके लिए तो इतने दूर भी नहीं होते कि सपनों को ज़िंदगी और ज़िंदगी को सपने दिखाई तक देना बंद हो जाएं। मैं तो डॉक्टर सरस्वती सिंह से ना जाने कब सुरसती बन गई। अपना असली वजूद तो पूरा याद आता ही नहीं। वैसे भी क्या याद करूं, मेरा वजूद था ही क्या। रघु के बाबू की शहर में नौकरी लगी थी तो मैं बहुत खुश हुई थी। रघु तब 1 साल का था। कुछ ही क्षणों में एक बार फिर मैंने सपने देखने शुरू कर दिए थे। रोशनी के सपने, रघु की पढ़ी लिखी जिंदगी के सपने। पर उन्होंने साफ मना कर दिया था। गुस्से में आंखें बाहर को निकल आई थीं। शहर चलोगी तुम? फिर यहाँ गांव में लाला अम्मा की देखभाल कौन करेगा भला। मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, बुआ से सिफारिश कराई थी। रघु की पढ़ाई का वास्ता दिया था मैंने। उन्होंने हामी में सिर हिलाया था। बच्चों को थोड़ा बड़ा होते ही मैं उन्हें पढ़ाने के लिए अपने साथ शहर ले जाया करूँगा।
दफ्तर के बगल में मेरा क्वार्टर है, सो दिक्कत नहीं होगी। बच्चे? मैंने सोचा था एक ही तो बेटा है हमारे, और उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि मुझे बुआ की तरह इस घर के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। थोड़ा बड़ा होते तक ये रघु को अपने साथ शहर ले गए थे और मैं रह गई थी ठूठ की ठूठ सेवा करने के लिए। त्यागा ही तो था उन्होंने मुझे। यूँ महीने डेढ़ महीने में एक आध दिन के लिए आकर रात के अंधेरे में शरीर पर हक जताना भी कोई रिश्ता होता है? क्या कहते हैं शास्त्रों में पति को? परमेश्वर, पालनहार। स्त्री के शरीर से अपने बच्चे पैदा करते रहना, उसे 2 जून की रोटी दे देना और तन पर कपड़ा ढक देना ही पालनहार होना होता है क्या? औरत के तन के अंदर मन नहीं होता क्या? उसकी कौन जाने। मन में मान रह गया था कि एक बार उन्होंने मुझसे राय तो की होती, अपनी मजबूरी बताई होती, मुझे अपने साथ ना ले चल पाने पर अफसोस किया होता। क्या समझती नहीं तब? रहती तो मैं तब भी अकेली ही, पर किसी के मन के आसपास होने का एक मीठा सा एहसास तो रह जाता, उनसे दूर होने की कसक तो रहती। पर नहीं, वो तो अपने निर्णय को मेरे मुंह पर फेंक कर चले गए, मुझे भी, जैसे मैं तो घर में पड़ी हुई ढोर डंगर थी। पार्वती जब तब मुझसे लिपट कर लेट जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अजब अपनेपन से भरी मानुष गंध में डूब जाती हूँ मैं। इस बेगानी जिंदगी में कोई तो है मेरा अपना। बेटा तो कभी पास आकर बैठता तक नहीं। पार्वती मेरी बहू हुई तो क्या, मेरे बेटे से ज़्यादा सगी है मेरी। बेटे से ज़्यादा ख्याल रखती है, उससे ज़्यादा प्यार करती है। पार्वती मुँह की बात झट से मुँह पर ले आती है। रघु भी एक कहे तो 10 जवाब देती है। तेज बोले तो वो और तेज बोलती है। मैंने तो सारा जीवन चुप रहकर ही काट दिया, पर पार्वती बराबर से भिड़ती है। शुरू में मैं डर जाती थी, डरती थी कि कहीं रघु आपे से बाहर ना हो जाए, पर पार्वती की तेज निगाहों के आगे टिक नहीं पाता वो। सच कहूँ तो पार्वती की तेजी अब मुझे अच्छी लगती है। कम से कम मानुष की तरह जी तो रही है, सोचती है तो बोलती भी है, ढोर डंगर की तरह हाँकी तो नहीं जाती। मैं तो डरती ही रही, पहले बापू से, फिर रघु के बापू से, और अब रघु से। उससे कुछ भी कहना पूछना हो तो पार्वती से ही कहती हूँ। रघु तो कभी पूरी तरह से मेरा हुआ ही नहीं। 5 साल का था तो अपने बाबू के साथ शहर चला गया। महीने डेढ़ महीने में आता तो खेल कूद, खेत खलिहान और अपने दोस्तों में ही मस्त रहता। मेरी तरफ तो उसे देखने की भी फुर्सत नहीं होती। रात होती तो इतने बड़े घर में किसी के पास भी सो जाता, बाबा दादी, बुआ के बेटों पोतों, किसी के भी पास। मैं तो जैसे उसके अपने निकट आने की बाट ही जोती रहती। वो शहर में होता तब भी और गांव में होता तब भी। इधर कई दिन से रघु परेशान लगता है, बेचैन सा अंदर बाहर करता रहता है। ब्याह लायक 3 बिटिया, पर एक की बात भी कहीं तय नहीं हो रही है। पहले मुंह लटकाए लौटता था तो पार्वती से खुसुर पुसुर कुछ बात करता रहता था, पर इधर तेज तेज बड़बड़ाने लगा है। न जाने कैसे दाने हैं इनके हाथ पैर में कि जब तब रिश्ते रहते हैं, इनके होते बिटियों की शादी नहीं हो पाएगी कहीं। पार्वती उसे चुप कराती। धीरे बोलो, अम्मा सुन लेंगी तो कैसा लगेगा उन्हें। उसकी आवाज़ पसीजने लगती है। कोई जानकर तो नहीं पका लिए उन्होंने हाथ पैर, खुद भी तो तकलीफ में है बेचारी। रघु और जोर से चिल्लाया था। उनकी तकलीफ नहीं जानता, पर अपनी सोचो, कहीं बात आगे ही नहीं बढ़ती। अभी तो आसपास ही चर्चा है, पूरी बिरादरी में बात फैल गई तो कुंवारी ही रह जाएंगी ये लड़कियां। पार्वती चुप नहीं होती। कोई कोड़ नहीं, खाज है। वो फिर बड़बड़ाई थी। कोड़ भी होता तो उन्हें कहीं फेंक तो नहीं आते ना। पता नहीं, रघु ने पार्वती पर ही अपना गुस्सा निकाला था। बैठाए रहो इन लड़कियों को अपनी छाती पर, अम्मा को भी। और वो बड़बड़ाता बाहर चला गया था। पार्वती अंदर की कोठरिया में आई तो मैंने सोने का बहाना करके आंखें बंद कर ली थी। उसके मन का क्लेश क्यों बढ़ाऊं। आजकल इस तरह के झगड़े रोज की बात हो गए हैं। मैं अपने ही घर में रघु और बच्चों से छिपी छिपी घूमती रहती हूँ। किसी के सामने पड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। लगता है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। प्रभु, कौन से पापों की सज़ा दे रहे हो मुझे, पर करूँ क्या। हलक में उंगली डालकर अपने प्राण भी तो नहीं ले सकती। हर एक के पास उतनी हिम्मत कहाँ होती है। या फिर
शायद मेरी पीड़ा उतनी नहीं बढ़ी कि जी ही ना सकूं। रघु को परेशान देखती हूँ तो अजब तरह से जी महसूसने लगता है उसके लिए। मन घबराता रहता है, इन बिटियों की शादी नहीं हुई तो क्या होगा भगवान। गांव की लड़कियां अपने घर द्वार की नहीं हुई तो करेंगी क्या। हे प्रभु, मैं किसके सीने पर सर रख कर रोऊं आज। अम्मा नहीं, बुआ नहीं, पार्वती वो तो खुद ही परेशान है, उसकी पीड़ा कैसे बढ़ा दूं। उस दिन रघु हड़बड़ाया हुआ सा घर में घुसा था। अम्मा, काम से इलाहाबाद जा रहा हूँ, अर्धकुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ चलोगी। इलाहाबाद? कितने बरस हो गए, याद करती हूँ तो एक हूक उठती है, पर आज मन में कोई इच्छा नहीं जगती। क्या करूँगी जाकर, किसके लिए जाऊँगी। मैं वैसे ही बैठी रही थी। ना बेटा तू जा, मुझे नहीं जाना। वैसे भी मेला ठेला भीड़ भाड़ में जी घबराता है मेरा। अरे वाह, इतने बरस से इलाहाबाद की रोशनियों को याद करती हो और आज कह रहा हूँ तो तुम। मैं जवाब दूं उससे पहले पार्वती बोल पड़ी थी। चली जाओ अम्मा। उसने रघु की तरफ देखा था। सुनते हो जी, अम्मा के दाने वहाँ के किसी डॉक्टर को दिखाकर दवा भी ले लेना। और मेरे मन में एकदम से आस जागी थी। गांव के तो हकीम वैद्य डॉक्टर किसी से कोई फ़ायदा होता ही नहीं। सारे दिन पार्वती मुझे दुनिया भर की हिदायतें देती रही, जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। चलने लगी तो मेरे गले लगकर रोती रही थी। मेरा जी भी अजब तरह से हल्काने लगा था। शायद इतने सालों बाद पहली बार गांव से बाहर जा रही हूँ, इसलिए। चलते चलते पार्वती ने मुझे कंधे से पकड़ लिया था। मत जाओ अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आसपास खड़े सब लोग हंसने लगे थे और मैं चली आई थी। सारे रास्ते रघु किसी छोटे बच्चे जैसी सार संभार करता रहा था। सो जाओ अम्मा, कुछ खा लो। क्या खाओगी। और मुझे लगा था घर से बाहर निकलते ही मेरा रघु मुझे मिल गया। संगम के किनारे मैं चकित सी खड़ी रही थी। इतनी भीड़, नदी का इतना चौड़ा पाट, गंगा जमुना दोनों नदियों का अलग अलग रंग का पानी साफ अलग अलग दिख रहा है। कहते हैं कि सरस्वती नाम की एक तीसरी नदी भी तो छिपी है भीतर। किसी ने कभी देखा क्या उसे। देखा नहीं तो फिर जाना कैसे। बहुत अच्छा लगता है, जैसे पहली बार देख रही हूँ संगम को। इतने बरस पहले का कहीं कुछ याद रह जाता है। सब कुछ तो मन की आंखों के सामने धुंधला चुका होता है। अम्मा बापू के साथ आती थी हर साल शिवरात्रि पर गंगा स्नान, और अचानक दिल में जैसे हाहाकार होने लगता है जैसे किसी ने बोझ वाली सिल्लियाँ रख दी हों छाती पर। उंगलियों से हिसाब लगाती हूँ, पूरे 55 साल बाद आ रही हूँ यहाँ। मन में हुक सी उठती है, जैसे अम्मा को कहाँ से पा जाऊं। पर कहाँ। बीता हुआ समय तो आधे घंटे पहले का भी नहीं लौटता, यहाँ तो इतने बरस बीत गए। मेरी आंखों में पानी भरने लगता है। क्या हुआ अम्मा, रघु पूछ रहा है। कुछ नहीं बेटा, मैं दूसरी तरफ देखने लगती हूँ। पार्वती होती तो समझती भी, रघु से क्या बोलूँ। रघु ने नदी से दूर एक छांव वाली जगह देखकर दरी बिछा दी थी। थकान लग रही हो अम्मा तो यहाँ लेट जाओ। मैं सच में थक गई हूँ। गांव में तो मेरी जैसे चलने फिरने की आदत ही छूट गई थी। घर का सारा काम पार्वती करती है। घर से बाहर कहीं जाने की मेरी आदत नहीं। रघु मेरे लिए खाने पीने का सामान ले आया था। इतना सारा खाना, इतने सारे फल कौन खाएगा बेटा। रघु फीका सा मुस्कुराया था। खा लो अम्मा। उसने मुंह फेर लिया था। जरा सा घूम कर आता हूँ। और अचानक उसने झुककर मेरे पैर छू लिए थे। मैं अचकचा गई थी। अरे बेटा। रघु चला गया था। उसकी आंखों में आंसू थे क्या। मुझे भरम हुआ था क्या, पर सुस्त लग रहा था वो मुझे। मेरी आंख लग गई थी। जगी तो देखा धूप ढल रही है। मैं उठकर बैठ गई थी। रघु अभी तक नहीं आया। क्यों भला। मुझे घबराहट होने लगी थी। इतना बड़ा शहर, इतने लोग, कारें, बसें, ट्रकें, रघु आया क्यों नहीं। रात गिरने लगी थी और मैं घबराहट में रोने लगी थी। क्या हुआ मेरे रघु को। मुझे रोता देखकर एक दो लोग मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। वे लोग मुझे समझाने लगे थे। धीरे धीरे मेरे आसपास भीड़ बढ़ने लगी थी। 2-4 पुलिस वाले भी आकर खड़े हो गए थे। कब गया आपका बेटा, क्या कह कर गया। यहाँ कोई रहता है आपका। मेरे मुंह से बोल कम, आंखों से आंसू ज़्यादा निकलने लगे थे।
हे भगवान, इतने बड़े शहर में मैं अपने रघु को कहाँ ढूंढूंगी। तभी एक पुलिस वाला दूसरे से बोला था, साहब यहाँ तो रोज़ एक आध किस्से हो रहे हैं। गांव से आते हैं ये लोग और अपने बूढ़े माँ बाप को संगम के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। मैं सन्न रह जाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकला था। तभी मन ने चेताया था, हाँ रघु छोड़ ही गया है शायद। कल से रघु का वो प्यार, मेरे आसपास घूमते रहना, सोने का, आराम का, मेरे खाने का उतना ख्याल कहाँ करता था रघु कभी वैसा। जाते समय उसका उदास चेहरा, हाँ उस पल शायद उसकी आंखों में आंसू ही थे। क्यों किया रघु ने ऐसा? ऊब गया था मुझसे? नहीं, बेटियों के लिए डर गया था। उसे छुटकारा चाहिए था मुझसे। समय बीतता गया था। देर रात हो गई। पुलिस वाले जमा हो गए थे, पुलिस की वर्दी में औरतें भी। एक ने धीमे से मेरा हाथ पकड़ा था। चलो अम्मा। कहाँ? मैं घबरा गई थी। वो फीका सा हंसी थी। आश्रम ले चल रहे हैं आपको, वहाँ चलकर आराम करिए। उसने मेरी दरी और सामान समेटना शुरू कर दिया था। और रघु? मन के पिछवाड़े कोई आस चमकी थी। नहीं आएगा अब आपका बेटा। एक लंबा चौड़ा पुलिस वाला हंसता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। वो आएगा तो उसे वहीं भेज देंगे। उस औरत ने मेरा कंधा थपथपाया था। क्षण भर में बुझ गई थी वो आस। मुझे पता है वो नहीं आएगा अब। मैं रोती रही थी और उन लोगों के साथ चल दी थी। मुझे पहुंचा कर उस औरत ने एक रजिस्टर निकाल लिया था। अम्मा तुम्हारा नाम? मैं एक क्षण को झिझकी थी। सुरसती। पता मालूम है? मेरे दिमाग में अपना पता कौंधा था। ग्राम, जनपद, तहसील और। मालूम है आपको अपना पता? वो औरत फिर पूछ रही है। मैं कुछ कहती नहीं, इनकार में अपना सिर हिला देती हूँ। वो औरत परेशान चेहरे से अपने आसपास देखती है। यही तो समस्या है, ये गांव के लोग एकदम अनपढ़, इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं इनके बच्चे। और उसने मेरा अंगूठा पकड़कर उस पर स्याही लगानी शुरू कर दी थी। रजिस्टर पर मेरा नाम लिखा है सुरसती, उसके आगे मेरे अंगूठे का निशान। कितने वर्षों तक अपनी इस पहचान को नकारती रही मैं तो मन में सरस्वती ही बनी रही। आज स्वीकार कर ली मैंने अपनी पहचान। सुरसती, सामने अंगूठे का निशान। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर साहब आए थे। उन्होंने मेरी जांच की थी। आँख, गला, सीना, यहाँ सब बताते हैं कि जो कोई भी इस आश्रम में नई भर्ती होती है उसकी डॉक्टरी जांच की जाती है। फिर डॉक्टर ने मेरे हाथ पैर के दाने देखे थे। अम्मा जी, ये दाने कब से हैं तुमको? मैं एकदम डर गई थी। हे भगवान, क्या यहाँ से भी निकाल कर फेंका जाएगा मुझे? कहाँ जाऊँगी अब? डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर की तरफ देखा था। एलर्जी है ये। और उन्होंने कंपाउंडर से दाने साफ करवा कर दवा लगवा दी थी। खाने को भी दवा दी गई थी। मुझे दवा लगते ही आराम महसूस होने लगा था। हाथ पैरों की तड़तड़ाहट कम होने लगी थी। लगता है पार्वती की उतनी बात तो सही हो जाएगी कि हो सकता है शहर के डॉक्टर की दवा से फ़ायदा हो जाए। यहाँ रहते 4-6 दिन में समझ आ गया था कि सिविल लाइंस से चर्च की तरफ जो सड़क जाती है उसी के आखिरी किनारे पर बना है ये वृद्धा आश्रम। जिनका कोई नहीं या जो मेरी तरह छोड़ दी गई हैं, ऐसी 14 वृद्ध स्त्रियां रहती हैं यहाँ। मेरी भी किस्मत। जिस घर को याद करके तड़पता रहा मन इतने सालों तक, उसी के एकदम पड़ोस में आ गई बुढ़ापे में। पर दूर रहकर याद करना तो एकदम अलग की बात है। पास रहकर तो एक बार उधर जाने तक का मन नहीं करता। किसके लिए जाऊं? जाकर क्या बोलूं? तुम्हारे बापू मेरे भी बापू होते थे। जब बापू ने ही रिश्ता नहीं रखा तो फिर उनकी औलाद से कैसा रिश्ता? मुझे अक्सर रात को नींद नहीं आती। थोड़ी सी झपकी आई तो लगता है कोई रो रहा है। कौन रोया? मैं उठकर बैठ जाती हूँ। बेचैन सी बिस्तर के आसपास थपथपाती रहती हूँ। पार्वती, मत रो बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है वहाँ गांव के अंधेरे में पड़ी पार्वती मेरे लिए रो रही है। रघु ने क्या बताया होगा उसे? अम्मा को हैजा हो गया, मर गई 2 दिन में, या फिर नदी में बह गई, या भीड़ में खो गई। क्या समझ गई होगी पार्वती कि छोड़ आया रघु मुझे वहाँ? न समझी हो तभी भला। यहाँ आई तो शुरू शुरू में मैं भी बहुत रोती थी। अब रोना नहीं आता। सच कहूँ तो अच्छा लगता है अब यहाँ। सबके अपने अपने दुख, अपनी अपनी यादें। थोड़ी देर साथ बैठ कर बोलना, बतियाना।
नहीं अच्छा लगा तो उठकर चल दिए। कोई अपना नहीं तो क्या हुआ, किसी का कोई बंधन भी तो नहीं, किसी को किसी बात के लिए जवाब और सफाई तो नहीं देनी पड़ती। वहाँ तो खांसते खखारते कराहते सब में डर सा लगता था, रघु से, बच्चों से, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो, जैसे घर के किसी फालतू सामान की तरह पड़ी थी मैं वहाँ। बेचारी पार्वती मेरे लिए सबसे जूझते पस्त सी दिखती थी। रे रघु, सच कहूँ तूने तो मुझे छुटकारा दे दिया, तेरी मजबूरी भी समझती हूँ मैं। एक बार कहता मुझसे, अम्मा तेरे रहते लड़कियों की शादी नहीं ठहरती, तू चली जा, आँख ओझल होगी तो भूल जाएंगे गांव वाले तेरी बीमारी को, तुझे। मैं तेरी बात नहीं समझती क्या? वे बच्चे मेरे भी तो थे, पर तूने मुझे अपना समझाई कब? तू तो मेरा बेटा था रघु, मेरे पेट का जाया। पीड़ा तो बस इसी बात की है, तू तो मुझे ऐसे फेंक के ना जाता, पहुंचा के जाता। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुमति सक्सेना लाल जी की लिखी हुई कहानी आखिरी घर। पुरुष प्रधान समाज में एक बेबस स्त्री की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।